जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम एनसीईआरटी का सार संग्रह कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं सार संग्रह की। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है आपका निर्वाचन आयोग, जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो चलिए इस क्लासेस को शुरू करते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। जो बच्चे दरोगा की क्लासेस का वेट कर रहे हैं उनको बता देता हूँ, दरोगा की भी क्लासेस आपकी बहुत जल्दी ही रिज्यूम होंगी। कुछ कारणवश उसको अभी स्टॉप किया गया है, उसमें कुछ चीज़ें चेंज होकर आपकी वो क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल की मान्यता, हम बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेशनल और रीजनल पार्टी, देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो हमारे देश में जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके पास ये पावर है कि वह आपको नेशनल या रीजनल पार्टी का दर्जा दे सकती है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी, किसी पार्टी को ये दर्जा देने के लिए कितने % ऑफ वोट और कितने नंबर ऑफ सीटें की रिक्वायर्ड होती है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? या तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। तो जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो 6 वर्ष तक रह सकते हैं। अगर 65 वर्ष की आयु अगर हो गई पहले, तो इन दोनों में से कोई एक। ओके। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो जो राष्ट्रपति जी होती हैं उनके द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति की जाती है। क्लियर? निर्वाचन के संबंधित में कुछ अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों को देखते हैं और उसे विषय वस्तु को समझते हैं। पहला अनुच्छेद है हमारा 324। अनुच्छेद 324 ये कहता है कि चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। तो अनुच्छेद 324 हमारा क्या बताता है कि चुनाव कार्य के जो अधीक्षण होते हैं, जो उसका निर्देशन होना, उसको कैसे नियंत्रण करना है, ये सारी शक्तियों का जो आपका निहित है, ये चुनाव आयोग के पास है। 325 की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग में जो प्रक्रिया में शामिल होने वाले कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर वह शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। तो वह अपने धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, इनके आधार पर वह किसी चीज़ों का दावा नहीं कर सकता और अयोग्य नहीं होना चाहिए। क्लियर? बात करते हैं 326 की। तो लोकसभा अथवा विधानसभाओं के जो मुख्य चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संपन्न होंगे वो आपके 326 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की जो संसद की शक्ति होती है वो आपकी 327 के अंतर्गत आती है। 328 के अंतर्गत राज्य की जो विधायिका है उसका संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की जो शक्ति है वह 328 के अंतर्गत आती है। क्लियर? 329 की बात करें तो चुनाव संबंधित विषय में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, और 329 क की बात करें तो प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान, जिसे निरस्त, ये सब जो प्रावधान होते हैं वो आपके क में आते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग दल के आंतरिक चुनाव हेतु किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? 324। मैंने अभी पढ़ाया था अनुच्छेद 324 में चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। क्लियर? मुख्य चुनाव आयुक्त को
किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव जो आयुक्त होते हैं उन्हें आप किस प्रकार उनके पद से हटा सकते हैं। तो संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सदस्यों द्वारा 2/3 की बहुमत से आप प्रमाणित कदाचार के आधार पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको हटा सकते हैं। क्लियर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर आप उन्हें हटा सकते हैं। क्लियर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति जी का चुनाव संचालित किया जाता है। 61 संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत जो मतदान की न्यूनतम आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन। 61 संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत जो मतदान की न्यूनतम आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। सांसदों की अयोग्यता संबंधित जो विवाद है पर निर्णय कौन देता है। तो ये आपका निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति जी आपका निर्णय करती हैं। अगर कोई सांसद है उससे आयोग, अगर आपको मान लीजिए उसको आयोग संबंधित विवाद है, आयोग करना कि ये अयोग्य है, मतलब उसको हटाना है, तो इस पे निर्वाचन आयोग अपनी सिफारिश देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जी इस पे एक्शन लेती है। क्लियर। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। किस व्यक्ति को। अगर न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार कब किया जाता है। जब उसे किसी न्यायालय ने अपराधी घोषित कर दिया हो। क्लियर। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वह विधिक अधिकार है। कैसा है। विधिक अधिकार। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी। तो वर्ष 1985 में। वर्ष 1985 में राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी। क्लियर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है। जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित होती है वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है। दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से है। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से है। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि राजनीतिक दल दो तरह की होती हैं। आपकी एक राज्य नेशनल और स्टेट पार्टी, और किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल, जैसे हमारे देश में आपको पता था कि 2014 का चुनाव हुआ था, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय संसद में किसी भी राजनीतिक दल के पास 10% सदस्य थे ही नहीं, इसीलिए कोई विपक्ष का नेता ही नहीं था। अभी विपक्ष का नेता कांग्रेस में है, तो क्योंकि उनके पास 10% से ज़्यादा वोट हैं। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। तो वर्ष 1989 में और 1993 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। दल बदल जो निरोधक अधिनियम है ये आपका पारित कब हुआ था। 1985 में 15 फरवरी 1985 दल बदल निरोधक अधिनियम। आगे बात करते हैं निर्वाचन प्रक्रिया, जिसे हम इलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ कब होता है। जब राष्ट्रपति जी
अधिसूचना जारी करती हैं। इस अधिसूचना को हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी करती हैं। तो जो राष्ट्रपति होती हैं वह कौन से अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत वह इलेक्शन प्रोसेस को जारी करती हैं। क्लियर राष्ट्रपति जी। आगे बात करें अगर हम, तो संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में मैंने आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में सारी चीज़ें बताई। अगर आपको एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप किस क्लासेस को फॉलो करें। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिससे आपको सारे क्लासेस सीरियल वाइज मिल सके। किसी को कोई डाउट, कोई अगर ओपिनियन देना हो, कोई थॉट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।